हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोइम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के राइटिंग स्टाइल को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे द रोड नॉट टेकन। सो बिगिन विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है इस पोइम को और ये पब्लिश हुआ है 1915 में। सो बेसिकली इसके अंदर एक नरेटर होते हैं जो रिकॉल करते हैं अपनी जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट, जब उसको चूज़ करना होता है बिटवीन टू डाइवर्जिंग रोड्स। सो ये डाइवर्जिंग रोड्स जो है ये एक सिंबल भी यूज़ हुआ है, इट सिंबलाइज लाइफ चॉइसेस। ये लाइफ चॉइसेस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन द टू अल्टरनेटिव्स। सो ये डिस्कस करेंगे इस पोइम के अंदर कंप्लीट एनालिसिस के साथ कि नरेटर कौन सा पाथ चूज़ करते हैं और आफ्टरवर्ड्स क्या होता है। सो जो इंस्पिरेशन है इस पोइम के लिए, जो पर्सनल एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे। सो बेसिकली नरेटर अपने एक दोस्त एडवर्ड थॉमस को ये पोइम डेडिकेट करते हैं। सो एडवर्ड थॉमस के साथ वो वॉक के लिए यानी वॉक के लिए जाते थे। सो थॉमस जो है इसका फ्रेंड, ही ऑलवेज रिग्रेट नॉट टेकिंग द अदर पाथ। सो यही इस कॉन्सेप्ट को, इसी बात को इस पोइम के अंदर डिस्कस किया गया है। सो एट सच टाइम्स ऑफ रिग्रेट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसे कहा करते थे कि इट डजेंट मैटर व्हाट रोड यू टेक, यू विल ऑलवेज रिग्रेट। ठीक है, हमें ये रिग्रेट रहती है हमेशा कि काश हम लोगों ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया होता। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, इसके बैकग्राउंड में सो कुछ थीम्स हम देखेंगे इस में पोइम के अंदर। अनसर्टेनिटी हो गया, इनडिसाइसिवनेस हो गया। सो इस चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इम्पैक्ट की वजह से ये थीम्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गया, जो कि ये कहता है कि थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव सर्कमस्टांसेस नॉट ऑन एब्सोल्यूट नॉलेज। सो यहाँ से अनसर्टेनिटी आ जाती है कि कोई एब्सोल्यूट थिंग नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट रहा, जिसकी वजह से लोगों में अनसर्टेनिटीज आने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन कंफ्यूज था कि वो फाइट करे किस कौन सी कंट्री के ख़िलाफ़, किसको ज्वाइन करे। ठीक है, एंड देन अर्बनाइजेशन का भी इम्पेक्ट रहा, जिसमें एक और थीम रिफ्लेक्ट होता है आपका, वो है जी कि कंफर्म रहे या नॉन कंफर्मिस्ट। सो नॉन कंफर्मिटी का थीम हमारे पास आ जाता है कि वी शुड कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी या उससे हट के कुछ करे। सो सम मोर डिटेल्स, मोड एंड टोन ऑफ द पोइम देखा जाए तो इसका डिक्शन डिस्क्रिप्टिव है, ये एक नैरेटिव पोइम है। ठीक है, राइटर वर्ड्स यूज़ करते हैं डाइवर्स, सॉरी, साई, इस तरह के लॉन्गिंग। सो इसका टोन जो है लॉन्गिंग या मेडिटेशन टाइप का है। सो रिफ्लेक्टिव और थॉटफुल है, एंड स्पीकर जो है हमें कंफ्यूज नज़र आता है। ये एक नैरेटिव पोइम है। सो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन हमें मिलता है। एंड स्टाइल, स्ट्रक्चर और राइम देखा जाए तो 4 स्टेंजा से, and they comprise of 5 lines, and it is written in iambic tetrameter में लिखा गया है। राइट, सेटिंग देखा जाए तो इसका सेटिंग जो है एक येलो वुड्स के अंदर ऑटम का सीज़न है। सो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया। अभी हम एनालिसिस देखेंगे इस पोइम का। सो थीम्स को मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, ऑलरेडी मैंने ऊपर से किया हुआ भी है डिस्कस थीम्स को। एनालिसिस देखते हैं। सो इट इज़ अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द स्पीकर टू डिसाइड विच रोड टू बी टेकन। 2 रोड्स में से एक को चूज़ करना होता है, एंड स्पीकर इज़ कन्फ्यूज। सो इट हैज़ बोथ लिटरल या मेटाफोरिकल मीनिंग भी आप ले सकते हैं, एंड द 2 रोड सिंबलाइज करते हैं डायरेक्शन, डिसीजंस, लाइफ चॉइसेस। ठीक है,
and necessary to take a firm decision. And the poem question a person's free will और determination को question करता है और ये reject करता है the path with the bend in it. So non-conformist को show करता है और जो narrator है उसने वो path choose किया which is less traveled by, जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग चले थे. And the poem is about the sacrifice that one has to make a difference. सो डिफरेंस करने के लिए आपको नॉन कंफर्मिस्ट होना पड़ता है. एंड अ पर्सन हैज़ टू प्रीफर वन ऑप्शन ओवर द अदर एंड बिलीव इन हिम, राइट. सो लाइन 1 to 5 के अंदर क्या डिस्कस किया गया है? एक पाथ डिस्कस किया गया है, एक ऐसा मकाम जहाँ पे टू रोड्स डाइवर्ज होते हैं एंड द टू रोड्स आर यूज एज अ मेटाफर फॉर द टू वेज ऑफ लाइफ या अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ या डिसीजंस ऑफ लाइफ या चॉइसेस ऑफ लाइफ. एंड द फॉरेस्ट येलो है. सो ये येलो ऑटम का सीजन है, फॉरेस्ट येलो है जो कि हमें बताता है कि ये ऑटम है. एंड ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, ठीक है. सो द स्पीकर कांट ट्रेवल बोथ द रोड्स, कहता है कि मैं दोनों तो ट्रेवल नहीं कर सकता, एक चूज करना पड़ेगा. द पोइट वांट्स टू गो डाउन बोथ रोड, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. ही इज लुकिंग डाउन, दोनों रोड्स को एनालाइज करता है, जहाँ तक वो देख सकता है वो देखता है. तो फिर आफ्टर दैट वो चूज करता है एक रोड को. द thickness of the woods block the view of the speaker and the road is bent in the shape. जहाँ तक उसको नज़र आता है वहाँ तक वो देख लेता है और फिर वहाँ से बेंड होता है. फिर लाइन 6 to 10 में नरेटर क्या कहता है? यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, एज जस्ट एज इट इज़ फेयर. इसका ये मतलब है कि राइटियस और इक्वल की बात करता है. ये एज अ सिमिली यूज हुआ है. एंड द स्पीकर डिसाइड्स करता है टू एग्जामिन द पाथ, उन पाथ्स को एग्जामिन करते हुए ही फाइंड द अदर वन टू बी लेस ट्रेवल, और वो पाथ चूज करता है जिसे लेस ट्रेवल किया गया हो. मीन्स इसका ये मतलब है जिसके ऊपर लेस ट्रेवल होगा वहाँ पे ग्रास ज़्यादा होगा क्योंकि लोग वहाँ से कम गुजरे हैं. एंड द स्पीकर एक्सप्लोर द बोथ द रोड्स आर इट इक्वली ट्रेवल तो नहीं है बल्कि लेस ट्रेवल जो है वो पाथ वो चूज कर देता है. सो द स्पीकर फाइंड द फर्स्ट रोड टू बी मोर ट्रेवल एंड सेकंड टू बी वो, सो वो चूज करता है लेस ट्रेवल वाला. सो फिर बाद में हम देखेंगे कि वो पाथ चूज करते हुए व्हाट इट लेड टू. लाइन 11 to 15 में कहता है he finds that both the parts are looking the same way in the morning. After that he goes in the flashback. फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है, पास्ट का कुछ उसे याद आता है. इट वाज टफ डिसीजन करना तो थोड़ा टफ हो गया. सो इनडिसाइसिवनेस का थीम भी हमारे पास आ जाता है. फॉर हिम टू चूज द रियल रोड, की इसमें से बेहतर कौन सा रास्ता रहेगा. सो ही इज अनश्योर, अनसर्टेनिटी यहाँ पे है कि कौन सा रास्ता बेहतर होगा. एंड immediately there were no step and had left marks on the leaves on the road to show him. and the speaker has used imagery. so यहाँ पे imagery का यूज़ हमें देखने को मिलता है एक ऑटम में फॉरेस्ट का जहाँ पे लीव्स शेड कर रहे होते हैं. so इस तरह का imagery हमारे सामने आता है. and the poet has saved the first road for the another, पहला रोड वो चूज करता है. एंड द स्पीकर डजंट थिंक ही विल एवर बी एबल टू कम बैक एंड टेक द अदर पाथ. वो चाहता है कि वो विश करता है काश वो दूसरा रोड भी ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू चूज द वन. एंड लाइन 16 to 20 में कहता है कि स्पीकर्स फेलियर इन चूजिंग द राइट पाथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट मिलते हैं रिग्रेट के, ठीक है. वो साई करता है. सो साई रिग्रेट या आपके एलिमेंट को शो करता है काश में दूसरा रास्ता ले लेता. सो ये सजेस्ट करता है ही विल बी डिसअपॉइंटेड विद द डिसीजन. लेकिन जब वो एक पॉइंट पहले भी मैंने क्लियर किया हुआ था. सो नो मैटर व्हाट
पाथ यू चूज वो रिग्रेट तो हमेशा रहती है, काश मैंने वो किया होता है, ये किया होता। सो ही एक्सेप्ट ही विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ ही फेल्स इन टेकिंग द राइट डिसीजन। सो ये था इसका एनालिसिस। अभी हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दिया हुआ है थीम्स के हवाले से। सो फेट आ जाता है, या आपके डिसीजन फेट एंड फ्री विल का आ जाता है। कुछ चीज़ें फेट डिटरमिन करता है कि आप कहाँ जाएंगे, कुछ आपका फ्री विल आ जाता है। सो स्पीकर फेजेस क्रॉस रोड्स and two roads diverge in yellow woods, two options, two opportunities, two life choices को शो करते हैं। ठीक है। सो समटाइम्स यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए डिसीजन लेना होता है। समटाइम्स चांस या फेट आपको ले जाता है एक तरफ। चॉइसेस और अनसर्टेनिटी के बारे में है, तो वहाँ पे नरेटर कंफ्यूज है कि कौन सा पाथ चूज़ किया जाए। इनडिसाइसिवनेस का एलिमेंट आ जाता है। सो फिर बाद में जब वो साई करता है आखिर में, तब रिग्रेट के एलिमेंट्स में मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोस एंड कॉस भी हैं। ठीक है, जब वो कहता है कि जब मैं वापस आके बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि मैंने वो पाथ चूज़ किया जो लेस ट्रेवल था, यानी नॉन कन्फर्मिस्ट। सो इंडिविजुअलिज्म और नॉन कन्फर्मिस्ट का थीम भी हमारे सामने आ जाता है कि वी हैव नॉर्म्स जो सोसाइटी में सेट है उनसे हट के भी चलना होता है समटाइम्स, एंड यू हैव टू बी नॉन कन्फर्मिस्ट। इनडिसाइसिवनेस और सेल्फ बिलीफ कहा जाता है कि आपने जो लाइफ डिसीजन चॉइस की है उस पे आप यू हैव टू स्टे firm on that path. So this is all about this poem. Thank you for watching.